नमस्कार, रात के 11 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं समाचार आपके साथ। मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको दिन भर से जुड़ी बड़ी खबरें, लेकिन शुरुआत सुर्खियों के साथ। अमेठी और रायबरेली सीट पर कांग्रेस में चिंतन जारी। कल नामांकन की है आखिरी तारीख। भाजपा ने रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह को मैदान में उतारा। अमेठी से भाजपा उम्मीदवार स्मृति ईरानी कर चुकी है नामांकन। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री चौधरी फवाद हुसैन द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तारीफ करते हुए वीडियो शेयर करने के बाद भाजपा हमलावर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला। पाकिस्तान और कांग्रेस की पार्टनरशिप हुई पूरी तरह से एक्सपोज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के फेक वीडियो मामले में हैदराबाद पुलिस ने कांग्रेस के 5 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। इनमें कांग्रेस के सोशल मीडिया टीम के सदस्य भी शामिल। प्रधानमंत्री ने गुजरात के आणंद, सुरेंद्रनगर, जूनागढ़ और जामनगर में किया धुआंधार प्रचार। कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर साधा निशाना। कहा, राम भक्तों और शिव भक्तों में भेद कर उन्हें लड़ाना चाहती है कांग्रेस। वोट जिहाद पर कांग्रेस की खामोशी पर भी उठाए सवाल। भाजपा के दिग्गजों ने भी अलग अलग राज्यों में संभाली प्रचार की कमान। अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा पर जमकर साधा निशाना। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार में कहा, एससी, एसटी, ओबीसी का हक छीनकर धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहता है इंडी गठबंधन। चुनावी रण में विपक्ष ने भी झोंकी ताकत। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी ने कर्नाटक में तो प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ में भरी हुंकार। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में तो सुनीता केजरीवाल ने गुजरात में किया प्रचार। चुनाव प्रचार के बीच 5वें और छठे चरण के लिए दिग्गजों ने किया नामांकन। बिहार के हाजीपुर से चिराग पासवान और सारण से राजीव प्रताप रूडी तो ओडिशा के संबलपुर से केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया नामांकन। कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल और बारामूला से उमर अब्दुल्ला ने भरा पर्चा। देश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने 2 दिनों के बाद पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा में लू से राहत की जताई संभावना। मई में पूरे देश में सामान्य बारिश की उम्मीद। और सुर्खियों के बाद आइए अब खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश की 2 महत्वपूर्ण लोकसभा सीटों रायबरेली और अमेठी से कांग्रेस ने अभी तक अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं की है, जबकि कल नामांकन का अंतिम दिन है, यानी आखिरी तारीख है। ऐसे में आज अमेठी के गौरीगंज कांग्रेस कार्यालय में चहलकदमी तेज हो गई। गांधी परिवार के नजदीकी मनोज मट्टू और सोनिया गांधी के प्रतिनिधि किशोरी लाल शर्मा सहित अन्य लोगों के गौरीगंज कांग्रेस कार्यालय पहुंचने से अमेठी का सियासी तापमान बढ़ गया है। गांधी परिवार के चुनावी दस्तावेजों को तैयार करने वाले वकील केसी कौशिक भी अमेठी पहुंचे। गौरीगंज कांग्रेस कार्यालय में बैठकों का दौर जारी रहा। बैठक के लिए अमेठी के समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष भी कांग्रेस कार्यालय गौरीगंज पहुंचे। बैठक से वापस आए आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष हरिशंकर जायसवाल ने बताया कि किशोरी लाल शर्मा के साथ बैठक में उन्होंने बताया गया कि गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में कल राहुल गांधी अमेठी लोकसभा सीट से नामांकन करेंगे, तो इसके लिए सारी तैयारियां की जा रही हैं। हालांकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता चाहते हैं कि राहुल गांधी अमेठी से और प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ें, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष इसका फैसला लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज कोई घोषणा सीईसी ने पूरा अधिकार कांग्रेस अध्यक्ष को दे दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोच रहे हैं, बातचीत हो रही है, विचार विमर्श हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि आज शाम तक कोई ना कोई घोषणा निकल आएगा। बिल्कुल औपचारिक तौर से कांग्रेस संगठन, कांग्रेस कार्यकर्ता सभी लोग चाहते हैं कि राहुल जी अमेठी से लड़ें और प्रियंका जी रायबरेली से लड़ें, बट ये उनका निर्णय है। एक तरफ कांग्रेस इन 2 महत्वपूर्ण सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर मंथन कर रही है, तो वहीं अमेठी से भाजपा उम्मीदवार स्मृति ईरानी नामांकन भी दाखिल कर चुकी हैं। जबकि लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने आज एक और सूची जारी की, जिसमें रायबरेली लोकसभा क्षेत्र से भाजपा ने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी। पार्टी ने दिनेश प्रताप सिंह को रायबरेली से प्रत्याशी बनाया है। वहीं इस सूची में भाजपा ने कैसरगंज के लिए भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया। कैसरगंज से भाजपा ने
बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह को टिकट दिया है। वहीं लोकसभा चुनाव के बीच पाकिस्तान की तरफ से भी आम चुनाव को लेकर बयानबाजी शुरू कर दी गई है। पाकिस्तान की पूर्व मंत्री चौधरी फवाद द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी का समर्थन करने से लोकसभा चुनाव के बीच सियासी सरगर्मी बढ़ गई है, क्योंकि ये फवाद चौधरी वही हैं जिन्होंने 2020 में कहा था कि 2019 में हुए पुलवामा हमले में पाकिस्तान का हाथ है और इस पर पाकिस्तान को गर्व है। चौधरी फवाद द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तारीफ करते हुए वीडियो साझा करने के बाद से भाजपा हमलावर है। इस मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। उन्होंने कहा कि देश के दुश्मनों को भारत में मजबूत सरकार नहीं बल्कि कमजोर सरकार चाहिए। पाकिस्तान की इमरान खान सरकार में मंत्री रहे चौधरी फवाद हुसैन द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तारीफ करते हुए वीडियो शेयर करने के बाद से भाजपा ने आक्रामक रुख अपना लिया है। गुजरात में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि यहाँ कांग्रेस मर रही है और वहाँ पाकिस्तान रो रहा है। कांग्रेस के लिए पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, शहजादे को पीएम बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। वजह ये है कि यहाँ कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है। आपको पता चला होगा, कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। आपने कल देखा होगा। और हम तो जानते ही है, कांग्रेस तो पाकिस्तान की मुरीदी है। पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप अब पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के मुद्दे पर ढीला रवैया अपनाने के लिए पूर्व की कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कमजोर सरकार आतंक के आकाओं को डोजियर देती थी, लेकिन मोदी की मजबूत सरकार आतंकियों को घर में घुसकर मारती है। उन्होंने पाकिस्तान को निशाने पर लेते हुए कहा कि कभी आतंकी एक्सपोर्ट करने वाले पाकिस्तान के हाथ में आज भीख का कटोरा है। बीजेपी नेताओं ने पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद हुसैन के वीडियो के मुद्दे पर कांग्रेस को जमकर घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी सोशल मीडिया प्रभारी अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा कि इमरान खान कैबिनेट में सूचना एवं प्रसारण मंत्री रह चुके चौधरी फवाद हुसैन राहुल गांधी को प्रमोट कर रहे हैं। क्या कांग्रेस पाकिस्तान में चुनाव लड़ने की योजना बना रही है? मुस्लिम लीग की छाप वाले घोषणा पत्र से लेकर सीमा पार से जोरदार समर्थन तक पाकिस्तान के साथ कांग्रेस का गठबंधन इससे अधिक स्पष्ट नहीं हो सकता। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी एक्स पर लिखा कि इससे पहले कुख्यात आतंकी हाफिज सईद ने भी कहा था कि कांग्रेस उनकी पसंदीदा पार्टी है। उन्होंने हाल में कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस नेताओं द्वारा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाने के मुद्दे की भी याद दिलाई। ये रिश्ता क्या कहलाता है राहुल गांधी? पाकिस्तान के साथ कांग्रेस का हाथ। आज जिस प्रकार से पाकिस्तान के एक पूर्व मंत्री जो भारत के खिलाफ आमूमन जहर उगलते हैं, वो यदि राहुल गांधी की प्रशंसा कर रहे हैं, उन्हें प्रमोट कर रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि जो कांग्रेस पार्टी ने इतने वर्षों तक पाकिस्तान परस्ती की है, मणिशंकर अय्यर गए थे पाकिस्तान कि मोदी जी को हटाना है, समर्थन दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे अभी हाल ही में लगाए गए कांग्रेस के एक नेता के द्वारा। जब भी पाकिस्तान पर आतंकवाद के आरोप लगते हैं तो कांग्रेस पार्टी उनकी पैरवी करने पहुंच जाती है। 370 सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक, पुलवामा, 26/11, हर जगह पाकिस्तान के बचाव में कांग्रेस पार्टी स्टैंड लेती है। दरअसल फवाद चौधरी ने अपने पोस्ट में राहुल गांधी के भाषण का कुछ हिस्सा शेयर करते हुए लिखा कि राहुल ऑन फायर। लोकसभा चुनाव के बीच फवाद चौधरी के समर्थन से हलचल मच गई।
क्योंकि ये फवाद चौधरी वही हैं जिन्होंने 2020 में पाकिस्तान की संसद में कहा था कि पुलवामा हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है और इसे पाकिस्तान के लिए गर्व की बात बताया था। चुनावी माहौल में अब फवाद चौधरी का ये वीडियो फिर से वायरल हो रहा है। हालांकि इस पूरे मसले पर कांग्रेस की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फेक वीडियो के मामले में एक्शन लिया है। उनके फेक वीडियो के मामले में एक्शन लिया गया है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस आईटी सेल के 5 सदस्यों को हिरासत में लिया गया है। हालांकि इन लोगों को हैदराबाद साइबर सेल की टीम ने हिरासत में लिया। अमित शाह के छेड़छाड़ किए गए वीडियो की शिकायत के संबंध में एफआईआर दर्ज होने के बाद दिल्ली पुलिस की एक टीम फर्जी वीडियो मामले की जांच कर रही है। इसके साथ में हिरासत में लिए गए लोगों में सोशल मीडिया प्रभारी एम सतीश और टीपीसीसी प्रवक्ता असला तस्लीम शामिल है। वहीं लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के आणंद, सुरेंद्रनगर, जूनागढ़ और जामनगर में धुआंधार प्रचार किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राम भक्तों और शिव भक्तों में भेद कर उन्हें लड़ाना चाहती है। प्रधानमंत्री ने वोट जिहाद के बयान पर कांग्रेस और इंडी गठबंधन की मौन स्वीकृति को लेकर भी जमकर प्रहार किए। उन्होंने कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण में डूबे रहने के आरोप भी लगाए। अपने गृह राज्य गुजरात की यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने आनंद की पहली रैली में कहा कि मोदी की मजबूत सरकार न झुकती है न रुकती है, बल्कि भारत को विश्व बंधु के तौर पर झगड़ा सुलझाने के लिए बुलाया जाता है। उन्होंने इस दौरान कांग्रेस के वोट जिहाद वाले मामले पर मौन धारण करने को लेकर भी जोरदार हमला बोला। हाईली क्वालिफाइड फैमिली और कांग्रेस के वरिष्ठ पद पर बैठे हुए परिवार, ये मुसलमान परिवार ने कहा है, नारा दिया है वोट जिहाद करो। आप जानते हैं ना जिहाद का मतलब क्या होता है? जिहाद किसके खिलाफ किया जाता है? इंडी गठबंधन का साफ कहना है कि सारे मुसलमानों को एकजुट होकर वोट देना चाहिए। इंडी गठबंधन ने लोकतंत्र के उत्सव में वोट जिहाद की बात करके लोकतंत्र का भी अपमान किया है, संविधान का भी अपमान किया है। और कांग्रेस के एक ने भी नेता ने अभी तक इसका विरोध नहीं किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरेंद्रनगर की रैली में भ्रष्टाचार को लेकर भी कांग्रेस पार्टी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस शासनकाल में समंदर से लेकर आसमान तक घोटाले होते थे। उन्होंने कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति पर जोरदार हमला बोलते हुए उसके घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र बताया। इन्होंने क्या किया है अपने मैनिफेस्टो में? उन्होंने लिखित में कहा है कि अब जो सरकारी टेंडर होंगे उस टेंडर में भी माइनॉरिटी के लिए, मुसलमानों के लिए एक कोटा फिक्स कर दिया जाएगा। अब क्या सरकारी ठेकों में भी धर्म का आधार पर आरक्षण लाया जाएगा क्या? जूनागढ़ की जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस नेताओं के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जाने पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकतंत्र के लिए नहीं बल्कि भगवान श्री राम के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने कहा है, उनके अध्यक्ष ने कहा है कि उसका मकसद भगवान राम को हराना है। आपने सुना होगा। और ये बयान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया है। और शिव राम को हराएंगे ऐसा जोड़ देते हैं, यानी समाज में भी बांटने की बात करते हैं। यानी कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र का चुनाव नहीं लड़ रही है। कांग्रेस के लिए ये चुनाव भगवान श्री राम के खिलाफ लड़ाई का चुनाव बना दिया है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, भगवान राम को हराकर जरा बताइए किसको जिताना चाहते हैं? भारत माता की। प्रधानमंत्री ने दिन की अंतिम रैली को जामनगर में संबोधित किया।
उन्होंने कहा कि देश में हो रहे विकास की वजह से कांग्रेस कुंठा और नफरत से भरी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 2014 में जब सत्ता छोड़ी थी तब देश की अर्थव्यवस्था 11 नंबर पर थी, लेकिन उनके कार्यकाल में ये 5वें स्थान पर पहुंच गई है। उन्होंने कांग्रेस पर समाज में जहर फैलाने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस को 3 चुनौती दी। उन्होंने कांग्रेस से कहा कि वो लिखित में दे कि धर्म के आधार पर वो मुसलमानों को आरक्षण नहीं देने देगी। साथ ही कांग्रेस अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को मिलने वाले आरक्षण में सेंधमारी नहीं करेगी और जिन जिन राज्यों में कांग्रेस और उनके साथियों की सरकार है वो वोट बैंक की राजनीति नहीं करेंगे और बैकडोर से ओबीसी का आरक्षण काटकर मुसलमानों को नहीं देंगे। ब्यूरो इनपुट के साथ मेघना देव और नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीवी 9 समूह को एक साक्षात्कार दिया है। प्रधानमंत्री ने टीवी 9 के 5 संपादकों के साथ एक लंबी बातचीत की। विपक्षियों के व्यक्तिगत हमलों के सवाल पर प्रधानमंत्री ने कहा कि डिक्शनरी की सब गालियां खत्म हो गई हैं। मोदी के लिए विपक्ष को नई गालियां खोजनी पड़ेंगी। उन्होंने कहा कि मैं शिव का भी उपासक हूं और शक्ति का भी उपासक हूं और अमृत की रक्षा के लिए विष तो पीना ही पड़ता है। मुझे चिंता यह है कि डिक्शनरी की सारी गालियां खत्म हो गई। अब ये बेचारे करेंगे क्या? तो अब उनको कोई रिसर्च टीम बनानी पड़ेगी कि भाई मोदी के लिए कोई नई गालियां खोजो। क्योंकि सारी डिक्शनरी उन्होंने एक प्रकार से मुझे गालियां देने के लिए इस्तेमाल कर ली है। और हो सकता है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा कि एक व्यक्ति को सार्वजनिक जीवन में इतनी भद्दी, इतनी ज्यादा, इतनी बार गालियां खानी पड़ रही है। लेकिन देखिए, मैं तो परमात्मा में श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति हूं। मैं शिव का भी उपासक हूं, शक्ति का भी उपासक हूं। और शिव ने तो विष पीना सिखाया है। अगर मुझे अमृत की हिफाजत करनी है तो विष पीना है, और तो मेरे जिम में आया है तो मैं करूंगा। धर्म के आधार पर आरक्षण मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या वायनाड में कोई सौदा हुआ है कि आप मुझे जीत दिलाओ और हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे। मेरे मन में तो सवाल है जी, और मैं तो मीडिया के लोगों को कहता हूं, खोजिए क्या वायनाड में सौदा हुआ है क्या? मेरे मन में क्वेश्चन है, क्या वायनाड में सौदा हुआ है क्या कि आपको मुसलमानों को रिजर्वेशन में हिस्सा दिया जाएगा, बदले में वायनाड जिताओ? क्या ऐसा सौदा हुआ है क्या? बदले में देश में चुनाव जिताओ? क्या ऐसा सौदा हुआ है क्या? देश जानना चाहता है। और आज खेल क्या चल रहा है? आज खेल ये चल रहा है, SC, ST, OBC के जो संविधान में आरक्षण मिला हुआ है, उस आरक्षण को छीनने का तरीका ढूंढा जा रहा है। विपक्ष के संविधान बदलने के आरोप पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो पार्टी कांग्रेस पार्टी के संविधान के पवित्रता को नहीं मानती है, वो पार्टी देश के संविधान को कैसे मानेगी? आज भी एनडीए के पास करीब करीब 360 सीटें है, और एनडीए के सिवाय जैसे बीजेडी एनडीए में नहीं है, तो उन सबको मिला ले तो आज भी हम करीब करीब 400 सीट के साथ ही बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में। पिछले 5 साल से बैठे हुए हैं। अगर ऐसा कोई पाप किसी को करना होता तो उसी समय कर लेता। तो ये तर्क भी नहीं है, सत्य भी नहीं है। लेकिन ये क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास, उनका इतिहास देख लीजिए साहब, जो पार्टी कांग्रेस पार्टी के संविधान में की पवित्रता को नहीं मानती है, वो पार्टी देश के संविधान को कैसे मानेगी? कांग्रेस पार्टी के संविधान की पवित्रता को नष्ट करने का काम इस परिवार ने किया है।
उन्होंने संविधान की मर्यादाओं को तोड़ा है। कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियली राष्ट्रपति के उम्मीदवार तय किए थे संजीव रेड्डी जी को, ऑफिशियली कांग्रेस पार्टी ने, और उनकी पीठ में छुरा भोंक कर उनको हरा दिया गया था। तीसरे और बाकी चरणों के लिए प्रचार अभियान ने जोर पकड़ लिया है और आपको बता दें कि धुआंधार रैलियां हो रही हैं और इसमें सभी राजनीतिक दल पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और सभी की कोशिश है कि वो जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जनता को आकर्षित कर सके और अपने पार्टियों को जीत दिला सके। आपको बता दें कि अलग अलग मुद्दों पर विपक्ष हमलावर है। तीसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार अभियान ने जोर पकड़ लिया है। सभी दलों की ओर से चुनाव प्रचार लगातार तेज होता जा रहा है। तमाम राजनीतिक दल मतदाताओं को अपने पक्ष में रिझाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के बरेली, बदायूं में चुनाव प्रचार की कमान संभाली। बरेली में अमित शाह सपा और कांग्रेस को परिवारवाद पार्टी बताते हुए जमकर बरसे। बरेली के भीषण दंगे को याद करते हुए उन्होंने कहा कि सपा की सरकार में पूरा यूपी दंगों की आग में झुका हुआ था। उन्होंने कहा कि योगी राज में गुंडों का पलायन हो रहा है। सपा के राज में पलायन होता था, योगी जी के राज में पलायन तो हो रहा है, परंतु निर्दोष लोगों का नहीं, गुंडों का पलायन करने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार में प्रचार का मोर्चा संभाला। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर विरोधियों को घेरा। राजद और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। जेपी नड्डा ने इंडी गठबंधन को भ्रष्टाचारियों का कुनबा बताया। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने भी बिहार के सारण और छपरा में चुनाव प्रचार की बागडोर संभाली। मैं 1993 में एमएलए बन गया था। 1993 में बार बार सुनाता हूं, मुझे इंदिरा आवास योजना में 2 घर मिलते थे पंचायत में, 2 घर। आज एक एक पंचायत में 40-40 घर प्रधानमंत्री आवास योजना में बन रहे हैं, 40-40 घर। जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के सुपौल में जहां अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, वहीं परिवारवाद को लेकर विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। हम लोगों ने शिक्षा का विकास किया, हर पंचायत में हम लोगों ने उच्च माध्यमिक विद्यालय तक का निर्माण कर दिया। और लड़कियां इंटर पास करती है तो उनको 25,000 रुपया का अनुदान देते हैं, और कोई स्नातक पास करता है तो 50,000 देते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी में रोड शो किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस गठबंधन भारत को एक बार फिर से गुलामी की ओर धकेलने की साजिश का हिस्सा है। वहीं केंद्रीय मंत्री और पोरबंदर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार मनसुख मांडविया ने गुजरात के पोरबंदर में रोड शो किया। इस मौके पर उन्होंने विपक्ष पर चुटकी लेते हुए कहा कि इस लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन में जबरदस्त निराशा का माहौल है। सपा और कांग्रेस का एक गठबंधन भारत को एक बार फिर से गुलामी के धकेलने की साजिश का हिस्सा है। जनता का उत्साह है और जनता का विश्वास मोदी जी के प्रति है और श्रद्धा भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। ये मुकाबला एक तरफा है और भारतीय जनता पार्टी 5 लाख से अधिक वोटों से जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने चुनाव अभियान के अंतर्गत मुंबई के बोरीवली में रथ यात्रा निकाली। पीयूष गोयल मुंबई उत्तर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने झारखंड के रांची से भाजपा उम्मीदवार संजय सेठ के पक्ष में रोड शो किया। बहरहाल सभी दलों ने प्रचार में तेजी ला दी है। ऐसे में 4 जून को यह देखना दिलचस्प होगा कि किसके सर पर जीत का सेहरा सजता नजर आएगा। डीडी न्यूज़। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार पूरे चरम पर है। विपक्षी इंडी गठबंधन के सभी दलों ने भी पूरा जोर लगा रखा है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी महालक्ष्मी योजना को देश की अगली सरकार बनाने वाली योजना करार दे रहे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव एनडीए गठबंधन पर निशाना साध रहे हैं। लोकसभा चुनाव की बढ़ती सरगर्मी के बीच विपक्षी इंडी गठबंधन ने प्रचार तेज कर दिया है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि महालक्ष्मी योजना हिंदुस्तान की अगली सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और साल के 1 लाख रुपए उस महिला के बैंक अकाउंट में चले जाएंगे। तो वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो आरक्षण का प्रतिशत 50% तक कर दिया जाएगा। महालक्ष्मी स्कीम हिंदुस्तान की अगली सरकार बनाने जा रही है। हर गरीब परिवार की लिस्ट बनाई जाएगी, करोड़ों लोगों की लिस्ट बनेगी। हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और साल का 1 लाख रुपया उस महिला के बैंक अकाउंट में चला जाएगा। दलित, आदिवासी और ओबीसीओं के लिए जो 50% की सीमा सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था 1992 में, उसको हम बढ़ाएंगे। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बदायूं में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना पर तंज कसा। एक खाकी वर्दी वाले भी कभी कभी गुस्सा दिखाते हैं। ये लोग भी समझ लें कि बीजेपी अगर दोबारा सरकार में आ गई तो इनकी 3 साल की नौकरी हो जाएगी। राजद नेता तेजस्वी यादव लगातार प्रचार में जुटे हैं। उन्होंने गठबंधन की जीत का दावा करते हुए भाजपा एनडीए पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इस बार बिहार की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। उनका सुफरा साफ हो गया भाजपा का, एनडीए का, और पूरी तरीके से इस बार बिहार की जनता सबक सिखा रही है भाजपा और एनडीए को। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी डीपीएपी के प्रमुख गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 5 साल पहले ही हो जाने चाहिए थे। तो वहीं बारामूला लोकसभा सीट से जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने अपना नामांकन दाखिल किया। उन्होंने कहा कि 20 साल बाद मैंने लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन भरा है। इससे पता चलता है कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत का क्या हाल है। तो वहीं पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उन्हें लोगों की बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। नहीं, मैं अभी 1 महीना पहले पब्लिक मीटिंग करके गया था राजौरी पुंछ। मेरा दौरा 5 दिन का था, बहुत सफल रहा था, लेकिन कैंडिडेट को लाना ज़रूरी था। आज हमारे साथ कैंडिडेट भी था और हमने नौशहरा से कार्यक्रम शुरू किया, तो बहुत अच्छे कार्यक्रम रहे। अब तो वो सिर्फ अब की बार दोबारा हुकूमत बनाने का दावा कर रहे हैं। 400 तो वो कब के भूल गए। अब जैसे जैसे आपके फेज बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उनका नंबर भी कम होता जाएगा। रिस्पांस तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। सभी बरादरी के, सभी मजहब के लोग आ रहे हैं मेरी मीटिंग्स में, और ऐसा लगता है कि लोगों ने एक दिल बना लिया, मशवरा कर लिया अपने साथ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तेहट्टा में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने चुनाव आयोग पर निशाना साधा। तो वहीं ओडिशा के मुख्यमंत्री और बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक ने ओडिशा विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची की घोषणा की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने गुजरात के भावनगर में रोड शो किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए एक और सूची जारी की। इसमें इलाहाबाद, श्रावस्ती, भदोही, बांसगांव, वाराणसी सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। और वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की वॉशिंग मशीन टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस के पास एक बड़ी वॉशिंग मशीन है जिससे उन्होंने अरविंद केजरीवाल को धोया है। कुछ महीने पहले कांग्रेस अरविंद केजरीवाल को शराब से पैसा लूटने वाला बता रही थी और अब वो एक अच्छे व्यक्ति हैं। आप प्रियंका गांधी को पूछिए, 4 महीना पहले वो बोल रहा था कि अरविंद केजरीवाल ने दारू से पैसा लूटा, और 4 महीना का बाद बोला अरविंद केजरीवाल अच्छा इंसान है। उनका पास कौन सा हाई वोल्टेज वॉशिंग मशीन है, थोड़ा बताइए तो। और टीएमसी नेता कुणाल घोष ने पार्टी के स्टार प्रचारक सूची में नाम न होने पर कहा, यह तो पार्टी का निर्णय है। मैं स्टार प्रचारक सूची में था और अभी नहीं हूं। पार्टी अच्छे और नए स्टार प्रचारक चेहरों को मौका देना चाहती है, तो ये अच्छी बात है। वो तो पार्टी का डिसीजन है। तो मैं स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, मैं जनरल सेक्रेटरी नहीं हूं। ये तो मैं 1 महीना पहले ही हमारा एक सैंडल से ये 2 पोस्ट मैं हटा दिया था। मैंने पार्टी को लिख दिया था रिलीज करने के लिए, तो पार्टी रिलीज कर दिया
और मैं स्टार कैंपेनर लिस्ट में था, अभी स्टार कैंपेनर लिस्ट में नहीं हूं। पार्टी अच्छा नए जो फेसेस है, स्टार कैंपेनर्स है, उसको स्कोप देना चाहता है, ये तो अच्छा है। और छत्तीसगढ़ सहित देश भर में लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण संपन्न हो गया है। दोनों चरणों में छत्तीसगढ़ के भी 4 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव संपन्न हुए हैं, जिसमें बस्तर, राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर शामिल है। और तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ के बाकी सभी 7 सीटों पर चुनाव होने हैं। छत्तीसगढ़ में भी भाजपा के नेता मजबूत स्थिति होने का दावा कर रहे हैं। चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर रमन सिंह से हमारे संवाददाता अंकित मिश्रा ने खास बातचीत की। देश भर में 2 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। तीसरे चरण के चुनाव की तैयारी जारी है। छत्तीसगढ़ में भी 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 7 लोकसभा सीटों पर अगले चरण यानी कि तीसरे चरण में चुनाव होना है। हमारे साथ डॉक्टर रमन सिंह है, सीधे बातचीत करते हैं। किस तरह देखते हैं सर, 2 चरणों में चुनाव हुए हैं, यहाँ पर 4 सीटों में हुए हैं, किस तरह देखते हैं? 2 चरण में चुनाव हो चुके और जिस प्रकार बस्तर से लेकर राजनांदगांव और महासमुंद रुझान मैंने देखा इन सीटों पर, ये स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी, पिछली बार हम 11 में 9 सीट लोकसभा के जीते थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी के 15 विधायक ही जीत के आए थे पिछले सत्र में। इस बार हमारे 54 विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो अब 9 से बढ़ के 11 में 11 लोकसभा सीट पे भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी, अब कोई शंका नहीं। और प्रदेश का वातावरण और देश का वातावरण, मोदी की गारंटी और मोदी के साथ देश चल रहा है और उनके बात पर और उन पर विश्वास करते हुए छत्तीसगढ़ के मतदाता भी पूरे के पूरे 11 सीट में 11 लोकसभा के सांसद बना के भेजेंगे। इस बार एक और हाई प्रोफाइल सीट जुड़ गई है सर, जो आपका पूर्व क्षेत्र रहा है, लोकसभा सीट राजनांदगांव, जहां पे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर भूपेश बघेल जी चुनाव लड़ रहे हैं। कैसे देखते हैं वहां पे, क्या पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश जी चुनाव लड़े, मगर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, पुरानी याददाश्त को दुरुस्त करना चाहता हूं। दुर्ग से आके पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यपाल मोतीलाल वोरा जी भी लोकसभा चुनाव लड़े थे मेरे खिलाफ। उस समय भी मोतीलाल वोरा जी चुनाव में पीछे रह गए, चुनाव में पराजित हुए। तो पूर्व मुख्यमंत्री को हराना राजनांदगांव का तासीर है और राजनांदगांव में कांग्रेस से जो भी पूर्व मुख्यमंत्री दुर्ग से आया है वो लौट के गया है। अब की बार 400 पार का नारा आप लोग लेकर चल रहे हैं, कैसे देखते हैं? देश भर की बात करें तो किस तरह का परिणाम? पूरे देश में मोदी जी के 10 साल की कार्य योजना पर, विकास चीज़ों पर देश की जनता मुहर लगाएगी। और आज देश में मोदी जी के मुकाबले में कोई लीडरशिप नहीं है, कार्य योजना नहीं है और ये निश्चित रूप से देश की जनता मोदी पे भरोसा करती है। तो ये थे डॉक्टर रमन सिंह, जिन्होंने बताया कि अब की बार 400 पार का जो नारा लेकर चला जा रहा है, उस पर देश की जनता किस तरह का विश्वास जता रही है और आने वाले दिनों में किस तरह के परिणाम यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। कैमरा पर्सन हेमंत साहू के साथ अंकित मिश्रा, डीडी न्यूज, रायपुर। कुरुक्षेत्र संसदीय सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नवीन जिंदल ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन दाखिल करने से पहले आज सुबह नवीन जिंदल ने अपने आवास पर एक बड़ा आध्यात्मिक अनुष्ठान आयोजित किया, जिसमें 50 से अधिक की संख्या में साधु संतों ने आकर यज्ञ अनुष्ठान संपन्न किया और भाजपा प्रत्याशी को जीत का आशीर्वाद दिया। नवीन जिंदल ने अपने परिवार के साथ इस यज्ञ अनुष्ठान में भाग लिया और संत समाज का हृदय से आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर हमारे संवाददाता मनीष वाजपेयी ने बात की भाजपा प्रत्याशी नवीन जिंदल और उनकी पत्नी शालू जिंदल से। नवीन जी हमारे साथ में मौजूद हैं। नवीन जी, आज आपके नॉमिनेशन का दिन है और उससे पहले आपने ये इतना बड़ा यहाँ पर आध्यात्मिक आयोजन हुआ, क्या कहेंगे आप? आपको कितना आशीर्वाद मिल रहा है साधु संतों का? देखिए, हम तो समझते हैं कि हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि बचपन से परिवार के अंदर, घर में यही संस्कार रहे कि कोई भी हम काम शुरू करें तो देवी देवताओं का आह्वान करके, उनका आशीर्वाद लेके, ब्राह्मण देवताओं का आशीर्वाद लेकर के, सभी संत महात्माओं का आशीर्वाद लेकर के और फिर किसी भी काम को शुरू करें। तो आज हम बहुत ही आभारी हैं सभी साधु महात्माओं के, जो उन्होंने आकर के अपना आशीर्वाद दिया।
शालू जी हमारे साथ मौजूद है, नवीन जी की धर्मपत्नी जी। शालू जी, आज आप यहाँ पर साथ में हैं, आपके अंदर फीलिंग्स क्या हैं, वो एहसास क्या हैं, क्योंकि आप नवीन जी के बिल्कुल साथ साथ सहगामिनी हैं, उनकी धर्मपत्नी हैं, क्या कहेंगे, आपके अंदर क्या जज्बात हैं? कुरुक्षेत्र के जो लोग हैं वो जानते हैं नवीन जी उनके बेटे हैं, उनके भाई हैं, और नवीन जी सांसद रहे हैं यहाँ 10 साल, तो इतनी सेवा कुरुक्षेत्र में की है नवीन जी ने, और कुरुक्षेत्र के सभी लोग हमारे परिवार का हिस्सा हैं और हम उनके परिवार के हिस्से हैं। एक बड़े उद्योगपति हैं आप चाहें तो ये इतिहास रहा है भारतीय राजनीति में, बहुत सारे उद्योगपति राज्यसभा यानी कि जो शॉर्टेस्ट वे होता है पार्लियामेंटेरियन बनने का, वो अपना लेते हैं, लेकिन आपने जब जब चुना है तो वो लोकसभा का रास्ता चुना। ये कर्म पथ है, ये बहुत अग्निपथ है, इस अग्निपथ पे चलने की प्रेरणा या फिर ये हौसला कहाँ से आया? इसका हौसला और प्रेरणा आई मेरे पूज्य पिताश्री श्री ओम प्रकाश जिंदल जी से, कि वो ये कहते थे कि चुनाव लड़ना तो एक बहाना है लोगों से जुड़ने का। जब हम लोगों के घर जाते हैं, हाथ जोड़ करके और मदद मांगते हैं, हाथ जोड़ करके वोट मांगते हैं, तभी वो हमारे घर भी आते हैं। अगर हम उनके यहाँ नहीं जाएंगे तो हमारे घर तो कभी नहीं आएंगे, और जब हम आना जाना होता है तभी एक पारिवारिक रिश्ता होता है। तो निश्चित तौर पर ये जो दिन होता है, ये दिन तमाम आकांक्षाओं का दिन होता है, अपेक्षाओं का दिन होता है, और तमाम इरादे होते हैं, और बहुत सारी बातें होती हैं जो कि एक प्रत्याशी के जहन में आती है, और बहुत कुछ वो सोचता भी है। अब देखना यह है कि जनता की अदालत में नवीन जी का फैसला क्या होता है, लेकिन जो पारिवारिक संबंध है, जिस तरीके से चीज़ें दिख रही हैं, उस तरीके से उम्मीदें कहीं कहीं बढ़ रही हैं। मनीष वाजपेयी, कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ में, कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से दूरदर्शन समाचार के लिए। पश्चिम बंगाल में चल रहे चुनाव अभियान को हीट वेव ने और भी गर्मा दिया है। पारा 42 डिग्री ऊपर है और उस पर भयंकर उमस का सितम। देखिए नदिया जिले से हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो की एक खास रिपोर्ट। कोलकाता से करीब 100 किलोमीटर दूर मैं इस वक्त हूँ नादिया जिले में, और हम जा रहे हैं कृष्णा नगर की तरफ। इतनी जबरदस्त यहाँ गर्मी है, आप देख सकते हैं इन्होंने पूरा ऊपर से नीचे तक अपने आप को कवर करके रखा हुआ है। क्या नाम है आपका? रिपन मीर। अच्छा, ये बताइए कि पूरा आपने कवर कर रखा है, कहाँ जा रहे हैं आप? हम घर जा रहा हूँ, ऑफिस से वापस जा रहा हूँ। तो इतना सारा आपने लगा रखा कपड़ा? हीट वेव की वजह से। अच्छा, हीट वेव की वजह से यहाँ पर 40 से लेकर 44 के बीच पे टेम्परेचर वेरी कर रहा है, इसलिए इन्होंने अपने आप को पूरा बचा के रखा हुआ है। यहाँ पर हीट वेव चल रही है, और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ गन्ने का रस लोग पी रहे हैं ताकि अपने आप को हाइड्रेट रख सकें और गर्मी से भी बच सके। और ये बहुत अच्छा तरीका है, ये देसी तरीका भी है और ये प्राकृतिक तरीका भी है कि आप जूस पीजिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए और गर्मी से बचिए। कैमरामैन मनमोहन के साथ विशाल बैरिस्टो, नादिया, पश्चिम बंगाल। लोकसभा चुनावों के बीच असम के कोकराझार के चाय बागान के श्रमिकों पर सभी राजनीतिक पार्टियों का विशेष ध्यान है। क्या है चाय श्रमिकों की मांग, देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। असम में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है। कोकराझार में चाय बागान में काम करने वाले मजदूरों की भी अच्छी खासी संख्या है। ये मजदूर भी अपने लिए एक बेहतर भविष्य चाहते हैं। आइए जानते हैं इस चुनाव में क्या उम्मीदें हैं इन मजदूरों की सरकार से। लोकसभा चुनावों के बीच असम में चाय बागान श्रमिकों पर विशेष ध्यान है, जिनकी आवाज में कुछ शिकायतें और बदलाव की आशा है। कोकराझार के चाय बागानों में इस समुदाय की उम्मीदें और सपने इन आम चुनावों पर निर्भर हैं। हमार हॉस्पिटलेर दरकार और सामने स्कूल और रास्ता घाट भितरेर काछा आछे, एगुलो भालो करे दिते लागे और धर कि आमार এই काम सामेर माने सुख सुविधा लागे, रास्ता घाटे सुख सुविधा लागे। अलग अलग राजनीतिक दलों का ध्यान राज्य के चाय बागान के श्रमिकों पर केंद्रित है। राज्य की 5 लोकसभा सीटों में से 3 सीटों पर इनकी खासी पकड़ है। इस बार के चुनाव का मुद्दा चाय बागान के श्रमिकों के अस्तित्व, सम्मान और बेहतर कल के बारे में है। मिलिए साधना लोहार से। वह अपने पति को खोने के बाद अपने जीवन की सबसे कठिन चुनौती का सामना कर रही हैं। उन्हें अपने दोनों बच्चों का पालन पोषण अकेले ही करना पड़ रहा है। हमको चाहिए घर, लेटरिन, बाथरूम, पानी का और फिर रास्ता घाट का है, यही सब। मजदूरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सिर्फ कागज पर लिखे वादों से कहीं ज्यादा हैं। ये यहाँ की आधारभूत समस्या हैं। मजदूर कड़ी धूप में कठिन मेहनत करने के बाद भी प्रतिदिन केवल 250 रुपए कमाते हैं। गरीबी एक कड़वी सच्चाई है जिससे वे हर पल जूझते हैं। अच्छा स्कूल चाहिए और फिर
रहने के लिए सरकार से घर मिलता है, हमको तो घर भी नहीं मिलता है और पानी का दिक्कत है। कुल मिलाकर देखा जाए तो जमीनी स्तर पर कुछ सुधार तो हुआ है, लेकिन स्वच्छता, साफ पानी जैसी चुनौतियों से मुक्ति पाने के लिए श्रमिक समुदाय अब भी आशान्वित है। जैसा कि आपने सुना, ये चाय मजदूर गरीबी से बाहर निकलकर एक सम्मानजनक जीवन जीना चाहते हैं। इनका मानना है कि उनकी आवाज इन चुनावों में सुनी जाएगी। कैमरा पर्सन नवीन के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, कोकराझार। और स्पेशल ओलंपिक भारत के अध्यक्ष डॉक्टर मल्लिका नड्डा को स्पेशल ओलंपिक एशिया पैसिफिक एडवाइजरी काउंसिल का अध्यक्ष चुना गया है। अब वो एशिया पैसिफिक रीजन के 35 देशों का प्रतिनिधित्व करेंगी। उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। गौरतलब है कि डॉक्टर मल्लिका ने वर्ष 2021 में स्पेशल ओलंपिक भारत के अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली थी। इनकी अध्यक्षता में स्पेशल ओलंपिक भारत ने नई ऊंचाइयों को छुआ। डॉक्टर मल्लिका नड्डा के नेतृत्व में भारतीय दल ने मेलबर्न में आयोजित हुए स्पेशल ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करते हुए 200 से अधिक पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया था। वहीं दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में गुरुवार को राम मंदिर के निर्माण और उसके पहले के संघर्ष पर आधारित एक पुस्तक का लोकार्पण किया गया। इस पुस्तक का नाम यर्निंग ऑफ राम मंदिर एंड फुलफिलमेंट रखा गया। इस पुस्तक को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश कमलेश्वर नाथ ने लिखा। पुस्तक का प्रकाशन गरुड़ा प्रकाशन और भारत शुद्ध संस्थान द्वारा किया गया। इस मौके पर कई गणमान्य हस्तियां भी मौजूद रहीं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे पूर्व न्यायाधीश अरुण कुमार मिश्र ने कहा कि ऐसी पुस्तकें हमारे इतिहास को जीवित रखती हैं और प्रभु श्री राम के मूल्यों को कैसे आप अपने जीवन में अपनाएं, इसके बारे में जानकारी देती है। भगवान राम का मंदिर तोड़ कर कुछ और बनाया जाए, बहुत बड़ा अपराध है, जघन्य अपराध है। और ये हमारी गुलामी का एक निशान है, हमको गुलाम कर रखा हुआ है। तो ये मंदिर बनना तो बहुत ज़रूरी था, इसीलिए ये 500 वर्ष से बराबर से संघर्ष चलता चला है। तो इसलिए ये हुआ। हमने इस मुकदमे में 1998 से पूरा सहयोग दिया है और बड़ा उसकी स्टडी की है। और उसके बाद जो न्यायालय में मुकदमे चले उसमें ओपिनियंस भी दिए हैं, परामर्श भी दिया है और अंततः हम लोगों की वजह हुई। राम का राज्य पूरे विश्व के लिए एक आदर्श राज्य है और गांधी जी की परिकल्पना थी कि सारे विश्व में राम राज्य हो। वो राम के आदर्शों का राज्य चाहते थे, सारे विश्व में मानवीय मूल्यों का संरक्षण हो, यही राम राज्य है। और प्रकृति का संरक्षण हो, राम राज्य है। सारे जीव जंतुओं की रक्षा ही राम राज्य है। पूरे विश्व में आज जो गहन प्राकृतिक आपदाएं हैं उसका संरक्षण राम राज्य में पूर्णतः हमें परिलक्षित होता है। तो आज हमें राम के चिंतन की, राम के आदर्शों की अपनाना बहुत अधिक आवश्यकता है। दिल्ली के हाईकोर्ट परिसर में गुरुवार को कानून और अभ्यास श्रृंखला पर आधारित 3 खंडों वाली पुस्तक को लॉन्च किया गया। ये 3 पुस्तकें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर आधारित हैं। ये पुस्तक टैक्समैन के संपादकीय बोर्ड द्वारा लिखी गई हैं, जो कॉर्पोरेट और टैक्स से जुड़ी सभी चीजों पर शोध का भंडार है, जिसमें एडवोकेट सौरभ कंसल, प्रोफेसर डॉक्टर वागेश्वरी देसवाल, दिल्ली विश्वविद्यालय में कानून के प्रोफेसर डॉक्टर श्रुति का महत्वपूर्ण योगदान है। और वहीं रोजगार के मोर्चे पर एक अच्छी खबर है। वित्त वर्ष 2022-23 में देश नौकरी पेशा लोगों की संख्या करीब 5% से बढ़कर 58 करोड़ हो गई है देश में। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तैयार किए जा रहे अनुमान से यह खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के शुरुआती निष्कर्षों के मुताबिक नौकरी करने वाले लोगों की संख्या 2021-22 में 55.3 करोड़ से करीब 3 करोड़ और ज्यादा बढ़ गई है।
आपको याद होगा, देश में कोविड महामारी के दौरान बड़ी संख्या में संगठित और असंगठित क्षेत्रों में लोगों की नौकरियां चली गई थीं। और अब रिजर्व बैंक की ओर से तैयार की जा रही एक रिपोर्ट के प्रारंभिक निष्कर्षों में एक सुखद खबर आई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022-23 में देश में नौकरी पेशा लोगों की संख्या लगभग 5% बढ़कर 58 करोड़ हो गई है। आरबीआई का अनुमान है कि अब 58 करोड़ लोग नौकरी कर रहे हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार महामारी के दौरान बंद हुए अवसर फिर खुल गए हैं। बीते 5 साल में 11 करोड़ नौकरियां बढ़ी हैं। 2022-23 में देश में नौकरी पेशा लोगों की संख्या लगभग 5% बढ़कर 58 करोड़ हो गई है। रिपोर्ट के प्रारंभिक निष्कर्षों के अनुसार नौकरी करने वाले लोगों की संख्या 2021-22 में 55.3 करोड़ से लगभग 3 करोड़ बढ़ गई है। इस अनुमान में बताया जा रहा है कि भारत में पिछले 5 वर्षों में 11 करोड़ नौकरियां बढ़ी हैं। देश में 2017-18 में 47 करोड़ लोग ही नौकरी पेशा थे। आंकड़ों पर अगर गौर करें तो सबसे अधिक 23.7 करोड़ नौकरियां कृषि और संबंधित क्षेत्रों में सृजित हुई हैं। इसके बाद निर्माण में 6.8 करोड़ और व्यापार में 6.3 करोड़ नौकरियां पैदा हुई। 3.24 लाख नौकरियां पेट्रोलियम उत्पादों के निर्माण से जुड़े उद्योगों में और प्लास्टिक उद्योग में 13 लाख से अधिक नौकरियां सृजित हुई हैं। इन आंकड़ों से ये साफ हो जाता है कि कोरोना काल में जो अवसर बंद हो गए थे वो दोबारा पटरी पर आ चुके हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोविड काल में जो नकारात्मक असर पड़ा था उससे अब अर्थव्यवस्था काफी हद तक उभर चुकी है। कोविड महामारी के दौरान संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुए थे। उसके बाद इन क्षेत्रों को कोविड के नकारात्मक प्रभाव से निकालने के लिए सरकार की ओर से कई कदम उठाए गए थे। इन कदमों के सकारात्मक प्रभाव अब सामने आने लगे हैं। चंद्रशेखर जोशी, डीडी न्यूज, दिल्ली। देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि देश के पूर्वी राज्यों मसलन पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा और बिहार में 2 दिनों के बाद लू की तीव्रता में कमी आएगी। वहीं दक्षिणी प्रायद्वीपीय इलाकों में अगले 5 दिनों तक हीट वेव जारी रहेगी। देश के कई हिस्से, खासतौर पर पूर्वी और दक्षिणी हिस्से इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। और ये जो हीट वेव है, क्या है इसकी वजह और कब तक लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है, इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार। सर, कौन कौन से ऐसे हिस्से हैं जहां पर अभी हीट वेव की स्थिति बनी हुई है और कब तक लोगों को इससे राहत मिलेगी? देखिए, स्पेसिफिकली अगर आप ईस्ट इंडिया की बात करें तो ईस्ट इंडिया में काफ़ी दिनों से अराउंड अबाउट 10-15 डेज हो गए कंटिन्यूस हीट वेव टू सीवियर हीट वेव चल रही है। अगर मैं आपको मैप के माध्यम से समझाना चाहूँ, इस समय भी हमने वेस्ट बंगाल के लिए रेड अलर्ट दे रखा है। इससे पहले वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, इवन बिहार बीच में रेड अलर्ट दिया हुआ था। उस समय क्या थे, आपके हीट वेव टू सीवियर हीट वेव प्रिवेल करी थी, लेकिन अभी थोड़ा सा इंटेंसिटी वहाँ कम हुई है, थोड़ी राहत है। अब देखिए, उड़ीसा में भी हीट वेव थोड़ा कम हो गया है, जिसके लिए हमने ऑरेंज अलर्ट दे रखा है। हालांकि यहाँ सीवियर हीट वेव प्रिवेल नहीं कर रही, फिर भी ऑरेंज हमने अलर्ट इसलिए दे रखा है कि कंटिन्यूस हीट वेव प्रिवेल कर रही है। सिमिलरली वेस्ट बंगाल के लिए आज हमने रेड अलर्ट दे रखा है, कल के लिए भी रेड अलर्ट है। इसके बाद इसकी इंटेंसिटी स्लोली कम हो जाएगी। और जो आपका बाकी हिस्सा है झारखंड या बिहार में, वहाँ भी 2 दिनों के बाद थोड़ा इसकी इंटेंसिटी कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर हम साउथ पेनिनसुलर की इंडिया की बात करें, इस समय हमारा जो रेड अलर्ट है वो रॉयल सीमा के ऊपर है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर 45 डिग्री से ज़्यादा है, मिनिमम टेम्परेचर भी सामान्य से ज़्यादा है और साथ में ह्यूमिडिटी भी है। इसके अलावा उसके कोस्टल एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश, वहाँ पे भी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ पे भी हमारा ऑरेंज अलर्ट है। इसके अलावा हमारा तमिलनाडु में भी हीट वेव का पॉसिबिलिटी है। इंटीरियर कर्नाटक के लिए भी हमने हीट वेव आने वाले 5 दिनों के लिए दे रखा है। क्या इस बार वजह रही कि इतना सीवियर हीट वेव हमें देखने को मिला? देखिए, इसका अगर आप मोटा मोटी बात करेंगे तो जनरली ये होता है कि जब वेदर एक्टिविटी नहीं होती, ठीक है, तो उस समय टेम्परेचर जनरली बढ़ते ही है। लेमैन की लैंग्वेज में बताता हूँ। इसके अलावा अगर आप साइंटिफिक बात करें, क्या होता है कि हमारा अपर लेवल में 200 HP में हाई प्रेशर जोन बन जाता है, ठीक है, विंड स्ट्रॉन्ग चलती है, डिवर्जेंस होता है, तो उसके कारण क्या होता है कि ये इस राज्यों में, स्पेसिफिकली ईस्ट इंडिया में, वहाँ पे आपका हीट वेव ज़्यादा रहा, क्योंकि उसके कारण क्या होता है कि स्काई क्लियर हो जाता है। जब आपका बे ऑफ बंगाल से विंड्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी, वो साथ में मॉइस्चर लेके आती हैं,
थोड़ा 2 दिनों के बाद थोड़ा थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकता है, उसके कारण ये थोड़ा सा इसमें राहत मिलने का पॉसिबिलिटी है। सर अगर बारिश की बात करें तो मई महीने में क्या पूर्वानुमान है? ओवरऑल रेनफॉल सामान्य रहेगा, जो जनरल रेनफॉल होता है ज़्यादातर थंडरस्टॉर्म से ही होता है, जहाँ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होता है। तो अगर आप रीजन वाइज बात करिए तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हम अबव नॉर्मल रेनफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ईस्ट इंडिया के कुछ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी थोड़ा रेनफॉल कुछ जैसे अरुणाचल असम मेघालय में अबव नॉर्मल होने का अनुमान है। सिमिलरली सेंट्रल इंडिया और ज्वाइनिंग नॉर्थ पेनिनसुलर इंडिया में भी रेनफॉल एक्टिविटी अबव नॉर्मल होने का अनुमान है। तो आपने सुना भारत मौसम विभाग के जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं डॉक्टर नरेश कुमार को, उनका कहना है कि अभी जो देश के पूर्वी हिस्सों में जो हीट वेव की स्थिति बनी हुई है, आने वाले 2 दिनों के बाद लोगों को इससे राहत मिलने की पूरी उम्मीद है। कैमरा पर्सन राधे कृष्ण के साथ निशांत सौरभ, डीडी न्यूज़, दिल्ली। यदि विश्वास अटल हो, प्रयास सार्थक हो, प्रयत्न निरंतर हो, तो कितना भी कठिन लक्ष्य हो प्राप्त कर लिया जाता है। इस बात को साकार कर रही हैं ग्रामीण स्तर की महिलाएं। लोकतंत्र की सबसे निचली इकाई ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व करने वाली ये महिलाएं अब गांवों से निकलकर अमेरिका में अपनी आवाज बुलंद करेंगी। 29 अप्रैल से 3 मई के बीच न्यूयॉर्क में कमीशन ऑन पॉपुलेशन डेवलपमेंट मीट 2024 का आयोजन किया जा रहा है। पंचायती राज मंत्रालय और UNFPA की ओर से राजस्थान की लांबी अहिर ग्राम पंचायत सरपंच नीरू यादव, आंध्र प्रदेश की पेकेरू ग्राम पंचायत सरपंच हेमा कुमारी कुनुकू और उत्तर प्रदेश उत्तर पूर्व के त्रिपुरा की गांव सिपाही जिला की जिला पंचायत अध्यक्ष सुप्रिया दास दत्ता भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी और CPT 2024 के मंच पर 3 मई को अपनी आवाज मुखर करेंगी। तीनों ही महिला सरपंचों को यह मौका पंचायत स्तर पर किए गए इनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। आइए सुनते हैं इस उपलब्धि पर इन महिला सरपंचों का क्या कहना है। धन्यवाद देती हूँ भारत सरकार को, राजस्थान सरकार को, PMI को, UNFPA को, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज को कि मुझे संयुक्त राष्ट्र संघ के जनसंख्या विकास आयोग की जो वार्षिक सम्मेलन है CPD मीट 2024 वहाँ जाकर और एक महिला जनप्रतिनिधि होने के नाते अपने कार्यों को बताने का उस मंच पे मुझे मौका मिल रहा है। और मैं जब सरपंच बनी और सरपंच बनने के बाद मैंने ये अपने गांव को किस प्रकार से मैं विकास की तरफ लेके जाऊं और अपने गांव में किस प्रकार के बदलाव मैं करूं, उस चीज़ को लेकर के मैंने काम करना शुरू किया। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए मैंने काम करना शुरू किया। लड़कियों को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग मैंने दिलवाई ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। I am feeling very happy and proud because I got this opportunity to went to US to represent our Indian women empowerment in US through the UNFPA. My aim is to reduce the high risky pregnancies and infant mortality rates, and also enrollment of female education in the schools is less in my village, and also I have to implement the financial independence for the women. Through these aspects, I have motivated and also take awareness around the world in that event. ग्राम टू ग्लोबल जो कॉन्सेप्ट हमारे भारत सरकार की मिशन में है, तो इसके दौरान हम जा रही है, तो मैं बहुत खुश हूँ। नॉर्थ ईस्ट से ये फर्स्ट कोई रिप्रेजेंटेटिव इतना दूर तक जा रही है, तो इस खुशी हमारी त्रिपुरा, छोटा राज्य त्रिपुरा के लिए भी बहुत खुशी है। पंचायती राज मिनिस्ट्री का जो एम है उसको ग्रामीण स्तर तक और ग्रामीण क्षेत्रों में लेके जाने के लिए मैं काम किया है। और एज ए फीमेल लीडर, एज ए वुमेन रिप्रेजेंटेटिव, मैं हमेशा लास्ट 5 इयर्स में महिला की जो एम्पावरमेंट और स्पेशली इन इकोनॉमिक एंड सोशल, उसके ऊपर मैं काम किया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने एक रिश्वत मामले में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड धनबाद के उप महाप्रबंधक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ कल CBI ने मामला दर्ज किया था। उप महाप्रबंधक पर आरोप है कि आरोपी ने शिकायतकर्ता से उसकी ड्यूटी बदलने के लिए 75,000 रुपयों की रिश्वत की मांग की थी।
और वहीं असम की डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को प्रकृति संरक्षण में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए व्हीटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। वह बर्मन ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक की रक्षा और आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए स्थानीय महिलाओं के साथ लंबे समय से काम कर रही हैं। ये पुरस्कार पूर्णिमा देवी बर्मन को प्रकृति संरक्षण के लिए निरंतर काम करने के लिए लंदन में प्रदान किया जाएगा। इंग्लैंड के शाही परिवार की राजकुमारी एनी उन्हें ये पुरस्कार प्रदान करेंगी। डॉक्टर बर्मन को प्रकृति संरक्षण में उनके उत्कृष्ट योगदान के साथ साथ एक उद्यमी, अर्थशास्त्री, महिला अधिकार कार्यकर्ता और वन्य जीव विज्ञानी के रूप में भी जाना जाता है। एनसीआर के कई स्कूलों में बुधवार को आए बम की धमकी भरे मेल के मामले में दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच को तेजी से आगे बढ़ा दिया है। वहीं इसके अलावा सोशल मीडिया पर कुछ ऑडियो वायरल किए जा रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि स्कूलों की जांच के दौरान कुछ संदिग्ध वस्तुएं मिली हैं। हालांकि पुलिस ने इन ऑडियोज को फर्जी बताया है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि इन्हें आगे ना फैलाएं। कल दिल्ली के कई स्कूलों में ईमेल के जरिए बम की धमकी मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस हरकत में आई और तमाम स्कूलों को खाली करा करके बच्चों को उनके घर भेज दिया गया। लेकिन इसी बीच एक और नया व्हाट्सएप मैसेज सर्कुलेट हो रहा है, जहां पेरेंट्स बॉम्ब होने की बात कह रहे हैं कि स्कूल में बॉम्ब मिला था। इस पर क्या कुछ कहना है दिल्ली पुलिस का? पीआरओ सुमन नलवा हमारे साथ मौजूद हैं। कल शाम को हमारे भी संज्ञान में ये बात आई थी कि कुछ व्हाट्सएप ग्रुप या चैट ग्रुप्स जो होते हैं उसमें एक ऑडियो मैसेज 2-3 चल रहे थे, जिसमें कहा जा रहा था कि फलाने स्कूल में बॉम्ब मिला था जिसको पुलिस ने डिफ्यूज़ किया फलाने में। तो मैं बताना चाहूँगी कि ये सारे मैसेजेस फेक हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन पुलिस ने जिस तरह से अपना कल एक्शन दिखाया, कैसे देखते हैं उस पूरे एक्शन को और क्या कुछ जांच में अभी आगे निकल रहा है? देखिए, ये पहली बार ऐसा था कि इतने मास लेवल पर ये वाले थ्रेट्स रिसीव हुए और स्कूल्स में, और उनका टाइमिंग भी मॉर्निंग का था जब स्कूल या तो शुरू होने वाले थे या शुरू हो चुके थे। और ऑफ कोर्स अगर आपको ये अनएक्सपेक्टेड इवेंट था जिसमें हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड थे, लेकिन हमारी डिस्ट्रिक्ट्स ने बहुत ही सराहनीय काम किया। जो लिमिटेड रिसोर्सेज थे उनको बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करके और बहुत अच्छे से स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ तालमेल मिलाकर उसको बहुत अच्छे से डील किया और इंश्योर किया कि कोई पैनिक सिटी में ना फैले। और आई थिंक और जो अभिभावक हैं, पेरेंट्स ने, उन्होंने भी बहुत संयम से काम दिया और सिचुएशन है बहुत जल्दी डिफ्यूज़ हुई। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो सुमन नालवा जी का कहना था कि किसी भी फेक मैसेज पे तुरंत विश्वास ना करें, पहले उसे वेरीफाई करें। अगर वो खबर झूठी है तो उसको आगे सर्कुलेट ना करें। मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ दिल्ली। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर कभी नहीं थमता। दीजिए इजाजत, शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए डीडी न्यूज़, क्योंकि ये भरोसा है सच का। नमस्कार।